सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। क्या बेंगलुरु का खास इलाका बंगला नंबर 22 साल दिसंबर 2017 आज मोहन लाल की मृत्यु हो गई थी। मोहन जी इलाके के एक दुकानदार थे और उनको अंतिम विदाई देने के लिए इलाके में सभी लोग जमा हो चुके थे। मेरा नाम राहुल और मैं और मेरे दोस्त मोहनलाल जी की अंतिम यात्रा में शामिल थे। मोहनलाल के पार्थिव शरीर को हरिद्वार के शमशान घाट ले जाया जा रहा था। लगभग 3 घंटे के बाद हम सभी लोग हरिद्वार के शमशान घाट पहुंच चुके थे। पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार हुआ और वहां पर मैं और मेरे दोस्त सोनू, अमित, नितिन हम सभी शमशान घाट के आसपास घूमने लगे। हम सभी लाशों को देख रहे थे और हमने देखा वहां पर सैकड़ों चिता जल रही है। शमशान घाट में हम फोटो खींच रहे थे और उनकी और कुछ वीडियो बना रहे थे। हमारे साथी जो मोहन की डेड बॉडी लेकर आए थे वह सब मोहन की चेता के पास ही थे, लेकिन हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। मेरे एक दोस्त सोनू ने मुझसे कहा, राहुल तू अपने आप को बहुत बहादुर समझता है ना? मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा हाँ। तो सोनू अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, तो तेरे अंदर हिम्मत है तो तू यहाँ से किसी भी एक चिता से थोड़ी सी राख अपनी जेब में लेकर जा सकता है क्या? मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? सोनू ने फिर से कहा, जा चल 5000 की शर्त। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर एक मुट्ठी राख उठाए और उसको एक प्लास्टिक की थैली में डाल दिया और अपनी जेब में रख लिया। मैं सोच रहा था कि अभी रखा है, थोड़ी देर में निकाल कर फेंक दूंगा। क्या हुआ, और तभी हम लोग वहां पर पहुंच गए जहां पर मोहन की चिता जल रही थी। चिता लगभग जल चुकी थी और सभी क्रियाक्रम भी पूरे हो चुके थे। जो साथ आए थे उनके सब ने कहा चलो अब गंगा स्नान करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं और मेरे दोस्त सभी लोग गंगा स्नान करने लगे और सभी के साथ बाद में बस में बैठकर अपने घर के लिए हम लोग रवाना हो गए। घर पहुंचने में लगभग शाम के 7 बजे चुके थे और खाना तो हम लोग वहीं पर खाकर आए थे और मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। लेटे हुए अभी 15 मिनट हुए होंगे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत सारे अजीबोगरीब लोगों के बीच में हूं और सभी लोग अजीब तरह की आवाज कर रहे हैं। मुझे काफी अजीब लगा और सच कहूं तो मैं डर गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आग से जला हुआ आदमी मेरे पास है, किसी का सर कटा हुआ है और सभी के सभी विचित्र सी हालत में है। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं भूत परिजनों के बीच पूरी तरह से फंसा हुआ था। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी आई और उसने देखा कि मेरी आंखें बहुत अजीब हो रखी हैं और मैं बहुत बुरी तरीके से अपनी पत्नी को घूर रहा था। मेरी पत्नी मुझसे कहती है, क्या हुआ, ठीक हो ना आप? मैं जो नहीं बोलना चाहता था लेकिन मेरे मुंह से वही शब्द खुद ब खुद, अब यह मेरा हो गया है। मेरी पत्नी मेरी बात सुनकर पूरी तरह से डर चुकी थी और उसने तुरंत मेरे पापा को और घर के सभी लोगों को बुला लिया और मेरे पापा बड़ी जोर से बोले, राहुल क्या हुआ? मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था, लेकिन मैं सबको बड़ी भयानक निगाहों से देख रहा था और हालांकि यह सब मैं देख पा रहा था, मैं बोल रहा था खुद पर, यह मैं नहीं कर रहा था और यह सब ना चाहते हुए खुद ब खुद हो रहा था। ताई पता नहीं फिर से क्या हुआ, मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन मेरे हाथ हुआ। मेरे शब्द मेरे काबू में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने पापा का गला पकड़ लिया और कहा सबको मार दूंगा और सबको ले चलूंगा अपने साथ। पापा ने मुझे झटका और जोर से कहा, कौन है तू? मेरे मुंह से आवाज निकली है, मुझे लेकर आया है और अब मैं इसे लेकर जाऊंगा। अब ये बस मेरा है, अगर कोई हमारे बीच में आया तो मैं उसे ही मार दूंगा और उसे भी ले जाऊंगा। आज मैं यहाँ सबको मार डालूंगा। मैं बस यही चिल्ला रहा था और जोर जोर से मेरे घर के लोग सब लोग डर चुके थे। मुझे देखकर मेरी मम्मी बहुत रोने लगी और ऐसे ही समय बीत गया और लगभग 10:30 बजे चुके थे। मेरे पापा तुरंत ही मोहल्ले के एक बाबा के पास गए और बा ने थोड़ी देर भी नहीं लगाए और तुरंत हमारे घर आ गए। बाबा को देखकर मेरे मुंह से तुरंत आवाज निकली, सबको मार दूंगा मैं और सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह मुझे लेकर आया है, मैं इसे लेकर जाऊंगा, यह अब सिर्फ मेरा है। इतना कहने के बाद मैं अपना सर बड़ी तेज दीवार से मारने लगा। तभी बाबा ने तुरंत मुझे पकड़ लिया और बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है तू और कहां से आया है? मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, यह मुझे लेकर आया है, इसे लेकर जाऊंगा। इसके बाद बाबा ने मेरी गर्दन को तुरंत पकड़ा और मुझे जमीन पर पटक दिया और बड़ी तेज तेज झापड़ मारने लगे और कहने लगे, बता कौन है, कहां से आया है? बाबा ने कुछ पूजा सी करी और तही मैंने कहा, यह मुझे शमशान घाट से लेकर आया है और अब मैं इसे लेकर अपने साथ वहीं जाऊंगा। बाबा ने मेरी बात सुनने के बाद कहा, यह शमशान घाट से तुझे कैसे लाया? बाबा की बात पूरी होने के बाद मैंने कहा, यह मुझे लेकर आया है, बस हम साथ में वहीं जाएंगे। बाबा ने मुझे पकड़ा और दबा लिया और मैं बड़ी जोर से चीखने लगा। फिर मैंने कहा, यह मेरी राख लेकर आया है चिता से, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बाबा ने मेरे पापा को कहा, उनकी जेब से निकालो
ये राख मेरी जेब में जब पापा ने देखा तो राख की थैली फट चुकी थी और उसमें सारी राख बिखर चुकी थी। जेब के अंदर मेरे पापा ने सारी राख इकट्ठा करके घर के पास वाली नदी में डाल दी। उस समय तो वह ठीक हो गया और अगले दिन मेरा सर मुझे काफी भारी भारी लग रहा था। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन ये बात मैंने किसी को बताई नहीं। कल की घटना की वजह से मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब है, पर जब रात को मैं अपने बिस्तर पर सोने गया तभी मेरी आंख लगी ही थी कि पता नहीं मुझे फिर से क्या हुआ। और मैं दोबारा चिल्लाने लगा और कहने लगा, इसे मैं लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर मैं अपने घर से बाहर भागने लगा और गिरते पड़ते में भाग रहा था। तभी मेरे पापा और आसपास के लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे लेकर घर आ गए और बिस्तर पर लेटा दिया। लेटने के थोड़ी देर बाद मैं अपना सर उठकर दीवार पर मारने लगा और जोर जोर से रोने लगा। और बस मैं वही कल वाली बात बोलने जा रहा था। इस बार मेरे अंदर पहले वाली रात से ज्यादा गुस्सा था और मैं सबका गला पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तई बाबा फिर से आ गए और अब की बार बाबा ने पूरे घर में गंगाजल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगे। बाबा ने बोला, उसकी राख आए बिस्तर में गिरी है और उसके कपड़े पर भी है। ये सारे कपड़े और बिस्तर पर लगी चादर विसर्जित कर दो। तब मेरे पापा ने मेरी चादर यानी बेडशीट और मेरे कपड़े सभी नदी में विसर्जित कर दिए और बाबा ने मेरे में एक ताबीज मंत्र पढ़कर बांध दिया। बाबा ने कहा, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। तब से मैं बस अपने काम से काम रखता हूं, क्योंकि ज्यादातर घटनाएं जो कि हम लोग सुनते हैं उस समय हमें लगता है कि जिसके साथ यह सब होता है उसे कुछ याद नहीं रहता, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मेरा शरीर खुद कर रहा था, पर मेरे ऊपर अपना कोई काबू नहीं था। और सबसे डरावनी बात मेरे लिए शायद यही है